आ जाएंगे सभी साथी क्लास में। और सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने संप्रभुता के विविध रूपों पर चर्चा की थी, जिसमें हमने आपको बताया था जैसे औपचारिक संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता, और हमने बताया आपको कानूनी संप्रभुता एवं राजनीतिक संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता एवं लौकिक संप्रभुता, एक बताया आपको विधि सम्मत संप्रभुता और तथ्य सम्मत संप्रभुता। इन सभी पर हमारी बात हुई थी। आज हम बात करेंगे संप्रभुता के प्रकार। साथियों, संप्रभुता के दो ही प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होती है एकलवादी संप्रभुता और एक होती है हमारी बहुलवादी संप्रभुता। एक होती है एकलवादी संप्रभुता, एक होती है बहुलवादी संप्रभुता। चलिए टॉपिक डालिए, संप्रभुता के प्रकार। संप्रभुता के प्रकार। एक डायग्राम बना रहे हैं, उस हिसाब से आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये है हमारी एकलवादी संप्रभुता। एकलवादी संप्रभुता ये 16वीं शताब्दी से लेकर और 19वीं शताब्दी तक ये क्या रही? विद्यमान रही। एकलवादी संप्रभुता को हम कानूनी संप्रभुता भी कहते हैं। इसे हम कानूनी संप्रभुता भी बोलते हैं। अमर्यादित संप्रभुता भी हम इसे बोलते हैं। अद्वैतवादी संप्रभुता इसे बोलते हैं हम लोग। निरंकुश संप्रभुता भी इसे बोलते हैं। कई नाम हैं। तो एकलवादी संप्रभुता जो रही वो हमारी 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक विद्यमान रही। जो हमारी 20वीं शताब्दी में आई, कब? 20वीं शताब्दी में जो आई, 20वीं शताब्दी में जो आई वो कहलाई हमारी बहुलवादी संप्रभुता। बहुलवादी संप्रभुता। बहुलवादी संप्रभुता, ठीक। ये जो हमारी एकलवादी संप्रभुता है, यदि बात करी जाए इसका विचार किसने दिया, यदि इसके विचार की बात करी जाए तो विचार किसने दिया? इसका विचार देने वाले कौन थे? तो बोंदा इसके विचार देने वाले थे। बोंदा, ठीक। बोंदा के विचारों को जो आगे बढ़ाने का जो कार्य किया, आगे बढ़ाने का जो कार्य किया वो हॉब्स ने किया। किसने किया भैया? हॉब्स ने किया, ठीक। इसको चरम सीमा पर किसने पहुंचाया? चरम सीमा, या फिर इसका प्रतिपादन किसने किया? प्रतिपादक के नाम से कौन जाना जाता है? तो प्रतिपादक के नाम से जो जाने जाते हैं वो हमारे ऑस्टिन हैं। ऑस्टिन, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आई कि जो एकलवादी संप्रभुता जो है, इसका जो विचार देने वाले कौन थे? तो बोंदा थे। इसको कौन लाए थे? तो बोंदा लाए थे। बोंदा के विचारों को आगे किसने बढ़ाया? तो हॉब्स ने बढ़ाया। इसको चरम सीमा पर किसने पहुंचाया? तो ऑस्टिन ने पहुंचाया। इसीलिए एकलवादी संप्रभुता का जो विचार है वो ऑस्टिन के नाम पर ही जुड़ गया। तो इसलिए
ऑस्टिन को क्या कहा जाता है? एकलवादी संप्रभुता का प्रतिपादक के नाम से जाना जाता है। इतनी बात आपको ध्यान रहेगी। ठीक, ये जो हमारी एकलवादी संप्रभुता होती है, ये एकात्मक व्यवस्था पर आधारित होती है। किस पर? एकात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था पर आधारित होती है। एकलवादी संप्रभुता सत्ता के केंद्रीकरण में विश्वास करती है। एकलवादी संप्रभुता क्या करती है? सत्ता के केंद्रीकरण में विश्वास करती है। एकलवादी संप्रभुता को क्या मानती है? अविभाज्य मानती है। संप्रभुता को क्या मानती है? ये संप्रभुता को अविभाज्य और असीमित मानती है। असीमित मानती है। इतनी बात आपको समझ में आई कि जो एकलवादी संप्रभुता होती है वो सत्ता के एकात्मक व्यवस्था पर ये कार्य करती है, एकात्मक व्यवस्था पर आधारित होती है। ये सत्ता के केंद्रीकरण पर विश्वास करती है। संप्रभुता को अविभाज्य और असीमित मानती है ना। इतनी बात आपको समझ में आई। वहीं यदि बहुलवादी संप्रभुता की बात करी जाए तो जो हमारी बहुलवादी संप्रभुता है, इसके जनक कौन कहे जाते हैं? तो इसके जनक गिरियक और मेटलैंड को कहा जाता है। गिरियक और मेटलैंड को कहा जाता है। संयुक्त रूप से इसके कौन है? ये प्रतिपादक हैं या इसको जनक भी कहते हैं, या कौन कहे जाते हैं? जनक। कौन है? तो गिरियक या मेटलैंड कहे जाते हैं। इसके यदि समर्थक की बात करी जाए तो भैया समर्थक कौन कौन है? समर्थक कौन कौन है? समर्थकों में जैसे लॉस्की हैं, मैकाइवर हैं, क्रेब हैं, लिंडसे हैं, लिंडसे हैं। ठीक, क्रेब हैं, लिंडसे हैं, लॉस्की हैं, मैकाइवर हैं। और यदि बात करी जाए तो फिंगिस हैं, जीडीएच कोल हैं, फिंगिस हैं, जीडीएच कोल हैं, है ना। ये क्या माने जाते हैं? इसके समर्थक माने जाते हैं। एक आध नाम और लिख लीजिए, जैसे बारकर हैं, डिग्वी हैं। बारकर एंड डिग्वी, ये सभी लोग क्या माने जाते हैं? इसके समर्थक माने जाते हैं। किसके? बहुलवादी संप्रभुता के। ठीक है साथियों, लॉस्की, मैकाइवर, क्रेव, लिंडसे, फिंगिस, जीडीएच कोल, बारकर, डिग्वी, ये सभी क्या माने जाते हैं? इसके समर्थकों के रूप में नाम आते हैं। ये जो बहुलवादी संप्रभुता होती है, ये संघात्मक व्यवस्था पर आधारित होती है। पहली बात ये क्या होती है? संघात्मक व्यवस्था पर आधारित होती है। संघात्मक व्यवस्था पर आधारित होती है। संघात्मक व्यवस्था पर आधारित होती है। दूसरी बात,
यह सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास करती है। ये क्या करती है? सत्ता के विकेंद्रीकरण 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 में विश्वास करती है। सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास करती है। यह संप्रभुता को क्या मानती है? यह संप्रभुता को विभाज्य एवं सीमित मानती है। सीमित मानती है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी और इतनी बात आप लोग ध्यान देंगे इस पर। तो एक बार रिवीजन करें इतने का, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम एकलवादी संप्रभुता पर। मैंने आपको बताया कि संप्रभुता के प्रकार, संप्रभुता हमारी दो प्रकार की होती है। पहला मैंने आपको बताया एकलवादी संप्रभुता, दूसरी बहुलवादी संप्रभुता। एकलवादी संप्रभुता जो होती है, एकलवादी संप्रभुता का विचार किसने दिया? तो बोंदा ने दिया। इसके विचारों को किसने आगे बढ़ाया? तो हॉब्स ने इसके विचारों को आगे बढ़ाया, हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन चरम सीमा पर किसने पहुंचाया विचारों को? तो ऑस्टिन ने पहुंचाया। इसलिए ऑस्टिन के नाम के साथ ही एकलवादी संप्रभुता का नाम जुड़ गया। इसलिए हम ऑस्टिन को एकलवादी संप्रभुता के प्रतिपादक के रूप में जानते हैं या फिर जनक के रूप में जानते हैं। ठीक है। एकलवादी संप्रभुता 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक विद्यमान रही। एकलवादी संप्रभुता एकात्मक व्यवस्था पर आधारित होती है। यह सत्ता के केंद्रीकरण में विश्वास करती है। यह संप्रभुता को विभाज्य और असीमित मानती है। ये क्या है? संप्रभुता अविभाज्य है, विभाजन नहीं हो सकता, और असीमित मानती है, सीमित नहीं असीमित मानती है। वहीं 20वीं शताब्दी में कौन आई? बहुलवादी संप्रभुता आई। और बहुलवादी संप्रभुता के प्रतिपादक या जनक के रूप में किसका नाम आता है? तो गिरियक का नाम आता है और मेटलैंड का नाम आता है। ये जो गिरियक पूछा जाए, गिरियक कहाँ के थे? तो गिरियक जो थे हमारे वो जर्मनी के थे। जर्मन यानी जर्मनी के थे। कौन? गिरियक। मेटलैंड की बात करी जाए तो ये इंग्लैंड के थे। ये कहाँ के थे? ये इंग्लैंड के विचारक थे। ये इसके जनक कहे जाते हैं संयुक्त रूप से। इसके समर्थकों की बात करी जाए, समर्थकों में लॉस्की हैं, मकाइवर हैं, क्रेव हैं, लिंडसे हैं, फिंगिस हैं, GDH कोल हैं, बार्कर हैं, डिग्वी हैं। ये सभी इसके समर्थकों के रूप में जाने जाते हैं। बहुलवादी संप्रभुता संघात्मक व्यवस्था पर आधारित होती है। यह सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास करती है और यह संप्रभुता को विभाज्य और सीमित मानती है। संप्रभुता क्या मानती है? विभाज्य और सीमित मानती है। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आई होगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। ठीक है भैया, बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया। चलिए टॉपिक डाल दीजिए आप लोग नया, एकलवादी संप्रभुता। देखिए हम लोग डायग्राम से देखते हैं। डायग्राम से क्या होता है कि हमारे दिमाग में चला जाता है, हम लोगों को याद हो जाता है कोई भी चीज़ है। और जब तक हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको इसी डायग्राम से क्या बताया था, मैंने आपको परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत भी इसी डायग्राम से बताए थे। डायग्राम हम ऐसा भी बना सकते हैं, हम एक गोला भी बना सकते हैं। डायग्राम बनाने के कई तरीके होते हैं, निर्भर ये करता है कि समझाना क्या चाह रहे हैं हम। चलिए टॉपिक डाल दीजिए, एकलवादी संप्रभुता। एकलवादी संप्रभुता जानने से पहले हम लोग एक चीज़ और लिख लीजिए आप लोग। ये जो मैंने आपको बहुलवादी संप्रभुता के बारे में बताया, एक थे विलियम जेम्स। कौन थे? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने एकलवादी संप्रभुता को, सॉरी बहुलवादी संप्रभुता को, तो विलियम जेम्स ने बहुलवादी संप्रभुता को कहाँ पर? अमेरिका में। तो विलियम जेम्स ने बहुलवादी संप्रभुता को अमेरिका में दार्शनिक आधार प्रदान किया था। किसने? विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स ने क्या किया कि जो हमारी बहुलवादी संप्रभुता थी, बहुलवादी संप्रभुता को अमेरिका में दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले कौन थे? तो विलियम जेम्स का नाम आता है ना। अब डालिए आप लोग टॉपिक, एकलवादी संप्रभुता। एकलवादी, एकलवादी
संप्रभुता, इसी को हम निरंकुश संप्रभुता या फिर अमर्यादित संप्रभुता या फिर अद्वैतवादी संप्रभुता, इसी को हम अमर्यादित संप्रभुता, अद्वैतवादी संप्रभुता, और इसी को हम कानूनी संप्रभुता भी जा कहते हैं। इसी को हम कानूनी संप्रभुता भी कहते हैं। कानूनी संप्रभुता, ठीक है। तो एकलवादी संप्रभुता, निरंकुश संप्रभुता, अमर्यादित संप्रभुता, अद्वैत संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता, बात एक ही है ना। एकलवादी संप्रभुता के ही ये क्या है, अन्य नाम है, ठीक। बात करी जाए एकलवादी संप्रभुता की, तो साथियों एकलवादी संप्रभुता का विचार देने वाले कौन थे, तो बोंदा थे। कौन थे, बोंदा थे। बोंदा की एक पुस्तक है, बोंदा एक क्या पुस्तक है, 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक। 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक, ये पुस्तक कब लिखी गई, तो 1576 ईस्वी में लिखी गई। बोंदा ने इसी पुस्तक में अपने एकलवादी संप्रभुता संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। बोंदा के विचारों को आगे किसने बढ़ाया, तो हॉब्स ने बढ़ाया, और चरम सीमा पर किसने पहुंचाया, तो ऑस्टिन ने पहुंचाया। जितने भी हमारे एकलवादी संप्रभुता के समर्थक हैं या फिर जो इसके विचारक हैं, वो सभी क्या मानते हैं, वो सभी मानते हैं कि जो कानून है हमारा, कानून संप्रभु द्वारा दिया गया आदेश है। ये सभी एकलवादी विचारक मानते हैं। क्या मानते हैं सभी एकलवादी विचारक? एकलवादी विचारक मानते हैं कि जो कानून है वो संप्रभु द्वारा दिया गया आदेश है। इतनी बात आपको समझ में आई? इसीलिए ये जो हमारा ऑस्टिन के द्वारा सापेक्ष तौर पर कहा जाए तो ये जो विचार था, कौन सा विचार? कानून संप्रभु का आदेश है। ये वाला जो विचार था ये ऑस्टिन के नाम से जुड़ गया आगे चल करके। क्यों जुड़ गया? क्योंकि एकलवादी संप्रभुता को चरम सीमा पर ले जाने वाले कौन थे? तो हमारे ऑस्टिन ही थे। इसीलिए यह विचार किसके नाम के साथ जुड़ गया? तो ऑस्टिन के नाम के साथ जुड़ गया। दोबारा समझिए, मैंने आपको बताया कि जो एकलवादी संप्रभुता है, एकलवादी संप्रभुता का विचार देने वाले कौन थे? तो बोंदा थे। कौन थे? बोंदा। बोंदा की एक पुस्तक है 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक। 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक 1576। इसी पुस्तक में बोंदा ने अपने संप्रभुता संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। बोंदा के संप्रभुता संबंधी विचार को आगे किसने बढ़ाया? तो हॉब्स ने बढ़ाया। इसको चरम सीमा पर किसने पहुंचाया? तो ऑस्टिन ने पहुंचाया। जितने भी हमारे एकलवादी संप्रभुता के विचारक हैं, जो समर्थक हैं, वो क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि कानून क्या है? कानून संप्रभु द्वारा दिया गया आदेश है। कानून संप्रभु द्वारा दिया गया आदेश है। ये जो कथन है कानून संप्रभु द्वारा दिया गया आदेश है, ये कथन आगे चल करके ऑस्टिन के नाम के साथ जुड़ गया। क्यों? क्योंकि ऑस्टिन ने इसी विचार को, यानी कि संप्रभुता संबंधी विचार को अपनी चरम सीमा पर पहुंचाया। इसीलिए यह विचार इनके नाम के साथ जुड़ गया। इसीलिए एकलवादी संप्रभुता के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो ऑस्टिन को जाना जाता है। बोंदा जो थे, बोंदा एक फ्रांसीसी विचारक थे। बोंदा क्या थे? बोंदा एक फ्रांसीसी विचारक थे। और जिस समय बोंदा के समय में फ्रांस में क्या हुआ? फ्रांस में धर्म सत्ता और राज्य सत्ता के बीच में एक युद्ध की स्थिति चल रही थी। क्या चल रही थी? एक युद्ध की स्थिति चल रही थी। युद्ध का बोलबाला था, जिससे फ्रांस की जो जनता थी उसके मन में क्या था? उसके मन में असुरक्षा एवं अशांति महसूस कर रही थी, जिससे फ्रांस की जनता के मन में असुरक्षा और अशांति का डर सता रहा था। इसीलिए जो हमारे बोंदा थे, बोंदा ने कहा कि फ्रांस की जनता को तुरंत एक निरंकुश या एक संप्रभु राजा की आवश्यकता है। बोंदा ने कहा कि जनता की सुरक्षा एवं शांति के लिए एक निरंकुश राजा या संप्रभु की आवश्यकता है। इसीलिए बोंदा ने क्या देखा? बोंदा ने फ्रांस के राजा में एक निरंकुश राजा या संप्रभु राजा का गुण देखे। बोंदा ने फ्रांस के राजा में निरंकुश राजा या संप्रभु राजा के गुण देखे
और उसने कहा कि राजा को यदि सत्ता दे दी जाए, राजा को यदि सत्ता दे दी जाए तो जनता की सुरक्षा की जा सकती है, तो जनता की सुरक्षा की जा सकती है। कौन कह रहा है? ये हमारे बोंदा कह रहे हैं। समझ पा रहे हैं मेरे साथ? तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि बोंदा जो थे वो फ्रांसीसी विचारक थे। बोंदा के समय में फ्रांस में राजसत्ता और राजसत्ता और धर्म सत्ता के बीच में क्या चल रहा था? एक युद्ध की स्थिति थी। तो इससे जो वहाँ की जो जनता थी, वो जनता क्या कर रही थी? वो जनता अशांति और असुरक्षा महसूस कर रही थी। इसलिए बोंदा ने कहा, बोंदा ने क्या कहा? बोंदा कहते हैं कि फ्रांस की जनता को सुरक्षा एवं शांति के लिए तुरंत एक निरंकुश राजा या संप्रभु राजा की आवश्यकता है। बोंदा ने फ्रांस के राजा में निरंकुश एवं संप्रभु राजा के गुण देखे और कहा कि यदि राजा के हाथ में सत्ता सौंप दी जाए तो जनता की सुरक्षा और शांति की गुहार लगाई जा सकती है, जनता की सुरक्षा की जा सकती है और शांति महसूस की जा सकती है, जनता में शांति स्थापित की जा सकती है। एक प्रकार से कहा जाए तो बोंदा के जो संप्रभुता संबंधी विचार हैं वो फ्रांसीसी धार्मिक युद्ध के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए। यानी कि जब धर्म सत्ता और राज्य सत्ता के बीच में युद्ध की स्थिति थी, तो उसी समय बोंदा के दिमाग में संप्रभुता संबंधी विचार आए, संप्रभु संबंधी विचार आए। तो इसलिए कहा जाए तो ये बात झूठ नहीं है कि बोंदा द्वारा जो संप्रभुता संबंधी विचार दिए गए वो फ्रांसीसी धार्मिक युद्ध के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए। बोंदा ने फ्रांस के राजा में क्या देखे? फ्रांस के राजा में संप्रभु के गुण देखे और कहा, क्या कहा? बोंदा कहते हैं, बोंदा का कथन है, प्रसिद्ध कथन है कि संप्रभु नागरिक एवं प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। जो संप्रभु है, जो संप्रभु राजा है, वो क्या है? वो नागरिक और प्रजाजनों पर सर्वोच्च शक्ति है। नागरिक एवं प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। यानी कि संप्रभु क्या है? किसी कानून के अधीन नहीं है। संप्रभु क्या है? कानून से ऊपर है। वो ये कहना चाह रहे हैं कौन? बोंदा। अर्थात बोंदा का कहना है, बोंदा कहते हैं कि संप्रभु द्वारा बनाए गए कानून के अधीन सभी लोग होंगे। संप्रभु द्वारा बनाए गए कानून के अधीन सभी लोग होंगे और उसके द्वारा बनाए गए कानून का सभी क्या करेंगे? पालन करेंगे। राजा बोंदा कहते हैं कि जो संप्रभु है, संप्रभु सभी कानूनों से ऊपर होगा। संप्रभु क्या करेगा? संप्रभु सुरक्षा करेगा, शांति करेगा, न्याय की स्थापना करेगा। वह मुद्रा चलाएगा, जनता पर कर भी लगा सकता है। अर्थात कहा जाए तो बोंदा ने पूर्ण निरंकुश संप्रभु की बात करी। बोंदा ने पूर्ण निरंकुश संप्रभु की बात करी, लेकिन आगे चलकर बोंदा कहते हैं कि जो संप्रभु है, संप्रभु राज्य के मौलिक कानून और ईश्वरीय कानून का अधीन होगा। ये लीजिए, इसीलिए आगे चलकर क्या कहते हैं? बोंदा कहते हैं कि जो संप्रभु है, संप्रभु ईश्वरीय कानून और राज्य के मौलिक कानून के अधीन होगा। कुल मिला कहा जाए तो यहाँ पर सीमित कर दिया किसने? बोंदा ने। किसको? संप्रभु को। आगे चलकर इसके विचार की आलोचना हुई। तो सेवाइन का कहते हैं कि बोंदा ना तो मध्यकालीन ही रहा और ना ही आधुनिक कालीन बन पाया। यानी कि बोंदा ने संप्रभुता संबंधी विचार देकर किसको कर दिया? मध्यकाल से बाहर निकलने का प्रयास तो किया, लेकिन संप्रभु को राज्य के मौलिक कानून और ईश्वरीय कानून के अधीन करके वह आधुनिक कालीन भी नहीं बन सका। कौन कहता है? तो सेवाइन का विचार है ये। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? इतनी बात साथियों लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए समय हमारे पास कम है, इसलिए हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। लिखें जरा।
एकलवादी संप्रभुता के बारे में लिखें। एकलवादी संप्रभुता का विचार बोंदा ने अपनी पुस्तक 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक 1576 में दिया। तो बोंदा ने संप्रभुता संबंधी विचार अपनी पुस्तक 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक में दिया। लिखिए, बोंदा के एकलवादी संप्रभुता संबंधी विचार को हॉब्स ने आगे बढ़ाया और ऑस्टिन ने इसे चरम सीमा पर पहुंचाया। लिखिए, सभी एकलवादी संप्रभुता के समर्थक यह मानते हैं कि कानून संप्रभु द्वारा दिया गया आदेश है। कानून संप्रभु द्वारा दिया गया आदेश है। आगे चलकर यह विचार ऑस्टिन के नाम के साथ जुड़ गया। तो आगे चलकर यह संप्रभुता संबंधी जो विचार है वो किसके नाम के साथ जुड़ गया? तो ऑस्टिन के नाम के साथ जुड़ गया। बोंदा एक फ्रांसीसी विचारक थे। लिखिए, बोंदा एक फ्रांसीसी विचारक थे। बोंदा एक फ्रांसीसी विचारक थे। बोंदा के समय में फ्रांस में धर्म सत्ता एवं राजसत्ता के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई थी।
बनी हुई थी। इसी के कारण वहाँ की जनता अशांति एवं असुरक्षा महसूस कर रही थी। तो वोंदा एक फ्रांसीसी विचारक थे। वोंदा के समय में फ्रांस में धर्म सत्ता और राज सत्ता के बीच में युद्ध की स्थिति थी। इसी के कारण वहाँ की जो जनता थी वह अशांति और असुरक्षा महसूस कर रही थी। वोंदा ने कहा कि फ्रांस की जनता की सुरक्षा एवं शांति के लिए, लिखिए, वोंदा ने कहा कि फ्रांस की जनता की सुरक्षा एवं शांति के लिए फ्रांस में एक निरंकुश राजा या संप्रभु की आवश्यकता है वोंदा ने फ्रांस के राजा में, लिखिए, वोंदा ने फ्रांस के राजा में निरंकुश राजा के गुण देखे और कहा कि यदि सत्ता निरंकुश राजा या संप्रभु के हाथों में सौंप दी जाए तो जनता की सुरक्षा की जा सकती है। तो जनता की सुरक्षा की जा सकती है। किसने कहा? ये कहने वाले कौन थे? तो वोंदा थे। अर्थात वोंदा के संप्रभुता संबंधी विचार, लिखिए, अर्थात वोंदा के संप्रभुता संबंधी विचार फ्रांस के धार्मिक युद्ध के परिणाम हैं। तकनीकी समस्या के कारण 1 मिनट का डिले चाहते हैं हम आपसे। तो अर्थात वोंदा के संप्रभुता संबंधी विचार फ्रांसीसी
युद्ध के फ्रांसीसी युद्ध का परिणाम है। तो बोंदा के संप्रभुता संबंधी विचार किसका परिणाम है? फ्रांसीसी युद्ध का परिणाम है। इस समय यदि फ्रांसीसी युद्ध यानी फ्रांसीसी धार्मिक युद्ध लिख सकते हैं, फ्रांसीसी धार्मिक युद्ध के परिणाम है। तो मैंने आपको बताया था ना, धर्म सत्ता और राजसत्ता के बीच में युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। तो उसी समय बोंदा के दिमाग में संप्रभुता संबंधी विचार आया है, निरंकुश राजा के संबंधी विचार आया कि फ्रांस में क्या है कि निरंकुश राजा की आवश्यकता है। समझ रहे हैं? आगे लिखिए, बोंदा ने फ्रांस के राजा में संप्रभुता संबंधी गुण देखा, है ना, ये हम लोगों ने लिख लिया है। आगे देखें, बोंदा ने संप्रभुता संबंधी विचार देते हुए कहा, जरा इसे रफ कर लीजिए, इतना आप लोग एक बार रिवीजन कर लें, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। देखिए, एकलवादी संप्रभुता संबंधी विचार बोंदा ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक में दिया? तो 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक पुस्तक में दिया, है ना। हॉब्स ने इस विचार को आगे बढ़ाया और ऑस्टिन ने एकलवादी संप्रभुता विचार को चरम सीमा पर पहुंचाया। इसीलिए ऑस्टिन को क्या कहा जाता है? एकलवादी संप्रभुता का जनक या प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। जितने भी एकलवादी संप्रभुता के समर्थक हैं या विचारक हैं, वो क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि कानून संप्रभु का आदेश है। कानून क्या है? संप्रभु का आदेश है। मैंने आपको बताया। बोंदा जो थे, बोंदा एक फ्रांसीसी विचारक थे। बोंदा के समय में फ्रांस में धर्म सत्ता और राज सत्ता के बीच में युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। इससे फ्रांस की जो जनता थी वो अशांति और असुरक्षा महसूस कर रही थी। इससे क्या हुआ? इससे फ्रांस की जनता थी वो अशांति और असुरक्षा महसूस कर रही थी। बोंदा ने कहा कि फ्रांस की जनता की असुरक्षा और अशांति के लिए निरंकुश राजा या फिर एक संप्रभु की स्थापना की जाए। बोंदा ने फ्रांस के राजा में निरंकुश राजा या संप्रभु के गुण देखे और कहा कि यदि राजा के हाथ में सत्ता सौंप दी जाए तो जनता की सुरक्षा की जा सकती है। तो क्या की जा सकती है? तो जनता की सुरक्षा की जा सकती है। इसीलिए यह माना जाता है कि जो बोंदा के जो विचार हैं, बोंदा के जो संप्रभुता संबंधी विचार हैं, वे फ्रांसीसी धार्मिक युद्ध के परिणाम हैं। तो फ्रांसीसी धार्मिक युद्ध का परिणाम क्या माना जाता है? तो फ्रांसीसी धार्मिक युद्ध का परिणाम बोंदा के संप्रभुता संबंधी विचार माने जाते हैं। बोंदा ने संप्रभुता संबंधी विचार को देते हुए क्या कहा? बोंदा कहते हैं कि संप्रभुता नागरिक एवं प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है। संप्रभुता या फिर संप्रभु नागरिक एवं प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर किसी कानून का बंधन नहीं होता। ये क्या है? यहाँ समझिए, ये क्या है? ये संप्रभु है। ये संप्रभु है। संप्रभु मतलब ये राजा है भाई साहब। राजा कौन सा है? ये निरंकुश राजा है। ये क्या है? निरंकुश राजा है। ठीक है। अभी बोंदा क्या कह रहे हैं? बोंदा कह रहे हैं विचार देते समय संप्रभुता के कि संप्रभु या फिर जो निरंकुश राजा है वह नागरिक एवं प्रजाजनों पर, ये क्या है नीचे? ये हमारी जनता है। ये क्या है? ये हमारी जनता है या फिर ये नागरिक एवं प्रजाजन है। यह नागरिक एवं प्रजाजनों पर कौन? संप्रभु। वह सर्वोच्च शक्ति है इनके ऊपर, मतलब नागरिक एवं प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। यानी कि जो संप्रभु राजा है, जो निरंकुश राजा है, इस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। ये कानून सभी कानूनों से ऊपर होता है। कौन कह रहे हैं? तो बोंदा कह रहे हैं, है ना। ये विचार बोंदा ने दिया कि संप्रभु या संप्रभुता नागरिक एवं प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। आगे बोंदा क्या कहते हैं? बोंदा ने क्या कहा? बोंदा कहते हैं कि संप्रभु द्वारा बनाए गए कानून के अधीन सभी होंगे। कि संप्रभु द्वारा जो कानून बनाया जाएगा सभी उसके अधीन होंगे और सभी उसका पालन करेंगे, सभी उसके कानूनों का पालन करेंगे। संप्रभु सभी कानूनों से ऊपर होगा। संप्रभु क्या करेगा? संप्रभु सभी कानूनों से ऊपर होता है। और बोंदा कहते हैं कि संप्रभु सुरक्षा करता है, शांति व्यवस्था बनाए रखता है और न्याय को स्थापित करता है। कौन? संप्रभु या फिर जो निरंकुश राजा है वो। वह
मुद्रा चलाएगा। कौन? राजा मुद्रा चलाएगा, संप्रभु मुद्रा चलाएगा और कर लगाएगा। अर्थात कहा जाए तो बोंदा थे, बोंदा ने अपने संप्रभु को पूर्ण शक्तिशाली बनाया। यानी कि बोंदा ने अपने जो उसका जो संप्रभु है उसके लिए क्या बनाया? पूरी तरीका से शक्तिशाली या फिर निरंकुश बनाया। लेकिन बोंदा कहते हैं कि संप्रभु जो है, संप्रभु ईश्वरीय कानून और राज्य के जो मौलिक कानून या फिर जो शाश्वत कानून होते हैं उसके अधीन रह करके कार्य करेगा। तो कहा जाए तो बोंदा ने भी कहीं ना कहीं जो संप्रभु है उसे सीमित कर दिया। बोंदा ने भी उसे क्या कर दिया? सीमित कर दिया। इसीलिए आगे चल करके इसकी आलोचना हुई, और आलोचना करने वाले कौन थे? तो सेवाइन थे। सेवाइन क्या कहते हैं? सेवाइन कहते हैं कि बोंदा ना तो मध्यकालीन ही रहा और ना ही आधुनिक कालीन बन सका। बोंदा ना तो मध्यकालीन ही रहा और ना ही आधुनिक कालीन ही बन सका। यानी कि कहा जाए तो बोंदा ने संप्रभुता संबंधी विचार देकर के मध्यकाल से आगे यानी कि मध्यकाल से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन संप्रभु को राज्य के शाश्वत कानून और ईश्वरीय कानून के अधीन करके वह आधुनिक कालीन भी नहीं बन सका। कौन कहते हैं? तो सेवाइन कहते हैं। वहीं हॉब्स ने बोंदा द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचना करते हुए क्या कहा? उन्होंने हॉब्स कहते हैं कि सीमित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है, कि सीमित संप्रभुता नहीं होनी चाहिए, सीमित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। कौन कहते हैं? हॉब्स कहते हैं। जरा इसे लिखने का प्रयास कीजिए साथियों, हैं? तो लिखने का प्रयास कीजिए। हम लोग कहाँ तक पहुँच गए? हाँ, रफ करें जरा इसे। लगभग साथियों हमारी 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटा 20 मिनट के आसपास क्लास होगी, क्योंकि क्लास आज लंबी होगी, है ना। क्योंकि हमें एकलवादी संप्रभुता पूरी तरीके से समाप्त करनी है। क्योंकि इसमें देखो, हम लोगों बोंदा के विचार भी देखने हैं, हमको हॉब्स के विचार भी देखने हैं, हम लोगों को ऑस्टिन के विचार भी देखने हैं, ठीक है। तो तीनों के विचारों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, और इसी के साथ हमारी जो एकलवादी संप्रभुता है वो हमारी समाप्त हो जाएगी, है ना। चलो लिखने का प्रयास कीजिए। बोंदा ने एकलवादी संप्रभुता, लिखिए। बोंदा ने एकलवादी संप्रभुता संबंधी विचार देते हुए कहा, क्या कहा? कि संप्रभुता नागरिक एवं प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है, जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता, जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। कौन कहते हैं? तो बोंदा, हमारे बोंदा जो है कहते हैं। आगे लिखिए। बोंदा के अनुसार संप्रभु द्वारा बनाए गए कानून के अधीन सभी होंगे। लिखिए, बोंदा के अनुसार संप्रभु द्वारा बनाए गए कानून के अधीन
सभी होंगे और सभी इन्हीं कानूनों का पालन करेंगे और सभी इन कानूनों का पालन करेंगे और सभी इन्हीं कानूनों का पालन करेंगे। अर्थात संप्रभु सभी कानूनों के ऊपर होगा। अर्थात संप्रभु सभी कानूनों के ऊपर होगा। संप्रभु सुरक्षा, शांति व्यवस्था एवं न्याय के कार्य करेगा तथा संप्रभु मुद्रा चलाएगा और प्रजा पर कर लगाएगा और प्रजा पर क्या लगाएगा? कर भी लगा सकता है। प्रजा पर क्या लगा सकता है? कर लगा सकता है। आगे लिखिए, बोंदा ने अपने संप्रभु को अपने संप्रभु को पूर्ण निरंकुश बनाया तथा बोंदा ने कहा कि संप्रभु सभी कानूनों से ऊपर होगा, लेकिन संप्रभु राज्य के शाश्वत कानून एवं ईश्वरीय कानून के अधीन होगा। ईश्वरीय कानून के अधीन होगा। इसीलिए आगे चलकर बोंदा के संप्रभुता संबंधी विचार की आलोचनाएं हुई।
आलोचक में पहले कौन है? तो सेवाइन है। कौन है? सेवाइन। सेवाइन क्या कहते हैं? सेवाइन कहते हैं, लिखिए, सेवाइन। सेवाइन का कथन है, सेवाइन का कथन है। सेवाइन क्या कहते हैं? सेवाइन ने कहा कि बोंदा ना तो मध्यकालीन ही रहा और ना ही आधुनिक कालीन बन सका। लिखिए, बोंदा ना तो मध्यकालीन ही रहा और ना ही आधुनिक कालीन बन सका। तो बोंदा ना तो मध्यकालीन ही रहा और ना ही आधुनिक कालीन बन सका। कौन कहते हैं? तो सेवाइन कहते हैं। आगे लिखिए, बोंदा ने संप्रभुता का विचार देकर मध्यकाल से बाहर निकलने का प्रयास किया। लिखिए, अर्थात बोंदा ने संप्रभुता संबंधी विचार देकर मध्यकाल से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन संप्रभु को ईश्वरीय कानून एवं शाश्वत कानून के अधीन करके राज्य के शाश्वत कानून के अधीन करके वह आधुनिक कालीन भी न बन सका। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी, है ना? तो चलिए, मैंने आपको बताया बोंदा ना तो मध्यकालीन ही रहा और ना ही आधुनिक कालीन बन सका। ये आलोचना किसने करी? बोंदा की। तो सेवाइन ने करी। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा हमारे बोंदा ने कहा, बोंदा के अनुसार संप्रभु द्वारा बनाए गए कानून के अधीन सभी होंगे और सभी कानूनों का पालन करेंगे। अर्थात संप्रभु सभी कानून के ऊपर होगा। संप्रभु सुरक्षा, शांति व्यवस्था व न्याय करेगा तथा संप्रभु मुद्रा चलाएगा और प्रजा पर कर लगाएगा। बोंदा ने अपने संप्रभु को पूर्ण निरंकुश बनाया तथा बोंदा ने कहा कि संप्रभु सभी कानून से ऊपर है, लेकिन ईश्वरीय कानून और राज्य के शाश्वत या मौलिक कानूनों के अधीन होगा। यानी कि कहा जाए तो यानी कि संप्रभु को बोंदा ने यहाँ पर क्या कर दिया? सीमित कर दिया। इसीलिए आगे चलकर इसके विचारों की आलोचना हुई और आलोचक कौन है? सेवाइन है। तो सेवाइन ने क्या क्या कहा कि बोंदा ना तो मध्यकालीन ही रहा और ना ही आधुनिक कालीन बन सका।
अर्थात बोंदा ने संप्रभुता संबंधी विचार देकर मध्यकाल से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन संप्रभु को ईश्वरीय कानून और राज्य के शाश्वत कानून के अधीन करके वह आधुनिक कालीन भी नहीं बन सका। वहीं हमारे एक हॉब्स हैं, हॉब्स ने बोंदा द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता संबंधी विचार की आलोचना करते हुए क्या कहा, या इसे रफ कर लें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्लास थोड़ी आज लंबी खिंचेगी हमारी, लगभग 1.5 घंटे के आसपास क्लास जाएगी। और साथियों, बिल्कुल धैर्यपूर्वक आप लोग तैयारी करते रहें। आप लोगों को हम लोग बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे, जितना भी हमसे हो सकता है उतना हम मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए, और तैयारी आप लोग करते रहें। चलिए, वही दूसरा आलोचक कौन है हमारे, हॉब्स हैं। हॉब्स क्या करते हैं, हॉब्स ने, लिखिए, हॉब्स ने बोंदा द्वारा प्रतिपादित, हॉब्स ने बोंदा द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता संबंधी विचार की आलोचना करते हुए कहा, आलोचना करते हुए क्या कहा, हॉब्स ने कहा कि सीमित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। हॉब्स क्या कहते हैं, हॉब्स ने कहा कि सीमित संप्रभुता, सीमित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। क्योंकि भैया जब बोंदा ने अपने संप्रभु क्या कर दिया, सीमित कर दिया ईश्वरीय कानून और राज्य के शाश्वत कानूनों के अधीन, तो वही हमारे सेवाइन कहते हैं, सेवाइन ने कहा था कि बोंदा ना तो मध्यकालीन ही रहा, ना ही आधुनिक कालीन ही बन पाया। वहीं हमारे हॉब्स हैं, हॉब्स आलोचना करते हुए कहते हैं कि सीमित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है, संप्रभुता हमारी सीमित नहीं होनी चाहिए। कौन कहते हैं, तो हमारे हॉब्स कहते हैं। हॉब्स ने हॉब्स ने पहली सर्वप्रथम संप्रभुता को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। हॉब्स कहते हैं कि संप्रभुता अविभाज्य, अदेय एवं अहस्तांतरणीय है। लिखिए, हॉब्स ने सर्वप्रथम संप्रभुता को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया और संप्रभुता संबंधी विचार देते हुए कहा कि, क्या कहा कि संप्रभुता अविभाज्य, अदेय एवं अहस्तांतरणीय है। देते हुए क्या कहा कि संप्रभुता अदेय, अविभाज्य एवं अहस्तांतरणीय है। किसने कहा,
तो संप्रभुता अदेय, अविभाज्य, अहस्तांतरणीय है। कौन कहते हैं? तो हॉब्स कहते हैं हॉब्स कहते हैं कि संप्रभु सुरक्षा करता है, शांति व्यवस्था करता है, न्याय की स्थापना करता है ना, और संप्रभु किसी को दंड दे सकता है। संप्रभुता यानी कि संप्रभु जो होता है हमारा, वो कर लगाता है प्रजा पर किसी भी प्रकार का। हॉब्स कहते हैं कि संप्रभु अंतर्राष्ट्रीय कानून और ईश्वरीय कानून सभी से ऊपर होता है। संप्रभु क्या होता है? ईश्वरीय कानून, राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, सभी कानूनों से ऊपर होता है। हॉब्स कहते हैं कि जो संप्रभु होता है वह सर्वोच्च शक्तिशाली होता है, सर्वोच्च शक्तिशाली होता है। यानी कि हॉब्स ने संप्रभु के अधीन यानी कि राज्य के अधीन चर्च को भी माना। हॉब्स ने राज्य के अधीन चर्च को रखा, यानी कि जो संप्रभु है हमारा वो सबसे ऊपर है। और संप्रभु क्या क्या काम करेगा? संप्रभु हमारा शांति व्यवस्था करेगा, सुरक्षा करेगा, और हमारा यानी कि न्याय की स्थापना करेगा। संप्रभु किसी को दंड दे सकता है। संप्रभु जो है हमारा, संप्रभु कर लगा सकता है प्रजा पर किसी भी प्रकार का, है ना। इन्होंने कहा कि संप्रभु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, ईश्वरीय सभी कानूनों से ऊपर होगा, सभी कानूनों से ऊपर होगा। राज्य यानी कि जो हमारे हॉब्स हैं, हॉब्स ने चर्च को भी राज्य के अधीन रखा। यानी कि कहा जाए तो हॉब्स ने अपने संप्रभु को सर्वोच्च शक्तिशाली बताया, सर्वोच्च शक्तिशाली बताया। हॉब्स कहते हैं कि वैसे तो संप्रभु का विरोध नहीं किया जा सकता। हॉब्स ने कहा कि हॉब्स ने अपने संप्रभु को सर्वोच्च शक्तिशाली बताया और कहा कि संप्रभु का विरोध नहीं किया जा सकता, लेकिन अपवाद स्वरूप इसका विरोध किया जा सकता है। अपवाद स्वरूप एक अपवाद उन्होंने बताया कि इसका विरोध किया जा सकता है। कब कब? उन्होंने बताया कि यदि संप्रभु प्रजा के प्राणों की रक्षा ना कर सके, संप्रभु प्रजा के प्राणों की रक्षा ना कर सके, या फिर प्रजा के स्वयं प्राण लेना शुरू कर दे, तो ऐसी स्थिति में प्रजा संप्रभु का विरोध कर सकती है। प्रजा क्या कर सकती है? वो जो निरंकुश राजा है, निरंकुश राजा का विरोध कर सकती है। कौन? प्रजा। क्योंकि हॉब्स कहते हैं, क्योंकि जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत है वह आत्मरक्षा का अधिकार देता है, वह आत्मरक्षा का अधिकार देता है। ये कहने वाले कौन हैं? ये कहने वाले हॉब्स हैं। लिखिए जरा इसके बारे में। हॉब्स के अनुसार संप्रभु सुरक्षा करता है, शांति व्यवस्था बनाता है एवं न्याय स्थापित करता है, संप्रभु मुद्रा चलाता है एवं प्रजा पर कर लगा सकता है, एवं प्रजा पर क्या लगा सकता है? कर लगा सकता है। हॉब्स के अनुसार संप्रभु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से ऊपर है। देखिए, हॉब्स के अनुसार संप्रभु ईश्वरीय कानून,
राष्ट्रीय कानून एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून सभी से ऊपर है। सभी से क्या है? ऊपर है। हॉब्स के अनुसार चर्च भी राज्य का अधीन है। हॉब्स कहते हैं कि चर्च भी राज्य के अधीन है। हॉब्स कहते हैं कि चर्च भी किसके अधीन है? राज्य के अधीन है। हॉब्स ने अपने संप्रभु को सर्वोच्च शक्तिशाली बताया। हॉब्स ने अपने संप्रभु को निरंकुश एवं सर्वोच्च शक्तिशाली बताया। और कहा कि संप्रभु का वैसे तो विरोध नहीं किया जा सकता, लेकिन अपवाद स्वरूप इसका विरोध किया जा सकता है। यदि संप्रभु जनता की सुरक्षा न कर सके या प्रजा के स्वयं प्राण लेना शुरू कर दे तो ऐसी स्थिति में प्रजा संप्रभु का विरोध कर सकती है। क्योंकि हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौते का सिद्धांत आत्मरक्षा का अधिकार देता है।
हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौते के सिद्धांत आत्मरक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इसलिए क्या कर सकता है, इसलिए प्रजा राजा या जो निरंकुश राजा या जो हमारे संप्रभु है इसका विरोध कर सकती है। समझ पा रहे हैं साथियों? हॉब्स के अनुसार हॉब्स ने बताया कि संप्रभु जो है, संप्रभु क्या करता है, संप्रभु शांति व्यवस्था बनाए रखता है। संप्रभु यानी कि जो हमारा न्याय स्थापित करता है, सुरक्षा करता है। संप्रभु दंड दे सकता है प्रजा को। और हॉब्स ने कहा कि संप्रभु कर लगा सकता है प्रजा पर किसी प्रकार का, है ना। हॉब्स के अनुसार संप्रभु जो है वो ईश्वरीय कानून, राष्ट्रीय कानून एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून सभी से ऊपर है, सभी से ऊपर है। हॉब्स ने कहा कि राज्य भी राज्य के अधीन चर्च भी है, यानी कि चर्च भी राज्य के अधीन है। हॉब्स का संप्रभु सर्वोच्च शक्तिशाली है पर निरंकुश है, पूर्ण निरंकुश है। हॉब्स कहते हैं कि वैसे तो इसका विरोध नहीं किया जा सकता, संप्रभु का विरोध नहीं किया जा सकता, लेकिन अपवाद स्वरूप एक स्थिति में इसका विरोध किया जा सकता है। कब? जब जो संप्रभु राजा है वो जनता के या फिर जो प्रजा के प्राणों की रक्षा ना कर सके या फिर उसके प्राण स्वयं लेना शुरू कर दे, तो ऐसी स्थिति में जो प्रजा है, हमारी जो जनता है, वो संप्रभु या फिर जो राजा है, निरंकुश राजा, उसका विरोध कर सकती है। क्योंकि हॉब्स के अनुसार, हॉब्स कहते हैं क्योंकि सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है वो आत्मरक्षा का अधिकार देता है। वह किसका अधिकार देता है? वह आत्मरक्षा का अधिकार प्रदान करता है। यह कौन मानते हैं? तो ये हमारे हॉब्स मानते हैं। इस प्रकार हॉब्स ने भी अपने संप्रभु को सीमित बनाने का प्रयास किया है। भाई जब प्रजा उसका विरोध कर सकती है तो कहीं ना कहीं यहां पर सीमित कर दिया। हॉब्स ने अपने संप्रभु को सीमित बनाने का प्रयास किया। इस प्रकार हॉब्स ने भी संप्रभु को सीमित करने का प्रयास किया है। आगे लिख लीजिए आप लोग, इस प्रकार हॉब्स ने भी अपने संप्रभु को सीमित करने का प्रयास किया है। तो हॉब्स ने भी सीमित करने का प्रयास किया है। किसको? अपने संप्रभु को, है ना। कि हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौते का सिद्धांत आत्मरक्षा का अधिकार देता है, इसीलिए हॉब्स का भी जो संप्रभु राजा है, जो निरंकुश राजा है, वो सीमित बना, है ना। देखा जाए तो बेंथम ने संप्रभुता को मानवीय कानून के रूप में देखा है। बेंथम जो थे, है ना, बेंथम जो थे, हमने आपको बताया बेंथम जो थे वो तो कृत्रिम चीज़ों से वैसे भी उन्हें चिढ़ थी, उनसे प्राकृतिक चीज़ों से चिढ़ थी। इसलिए बेंथम ने जो संप्रभुता संबंधी विचार हैं, संप्रभुता को मानवीय कानून के रूप में देखा और एक निश्चित व्यक्ति को संप्रभु माना उन्होंने। किसने? बेंथम ने। बेंथम के अनुयायी इंग्लैंड के प्रथम न्यायविद, बेंथम के अनुयायी और इंग्लैंड के प्रथम न्यायविद कौन थे? ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन द ज्यूरिस्प्रूडेंस, लेक्चर ऑन द ज्यूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता संबंधी विचार दिया। ऑस्टिन ने संप्रभुता संबंधी विचार को पूर्ण वैज्ञानिक बनाया और कानूनी संप्रभुता या फिर जो एकलवादी संप्रभुता है उसको चरम सीमा तक पहुंचाया, है ना। इससे आगे लिखने का प्रयास करेंगे हम लोग। साथ ही थोड़ा टॉपिक जो है ना, ये थोड़ा टॉपिक बड़ा था, क्योंकि हमें इसमें हॉब्स के भी विचार देखने हैं और हमें बोंदा के भी विचार देखने हैं, हमें ऑस्टिन के भी विचार देखने हैं।
तो जब हमें तीनों के विचार देखने हैं तो कहीं ना कहीं हमें भाई क्लास जो होगी हमारी वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। लगभग मैंने आपको बताया कि क्लास हमारी 1.5 घंटे के आसपास जाएगी आज, है ना, क्योंकि जब हमारी ये 2 क्लास का काम हम लोग एक क्लास में करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत तो होगी। ठीक है, हाँ, तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि हॉब्स ने भी अपने संप्रभु को कैसा बनाया, सीमित बनाने का प्रयास किया है। मैंने आपको बताया कि वेंथम ने संप्रभु को मानवीय कानून के रूप में देखा है और एक निश्चित व्यक्ति में संप्रभु को माना, एक निश्चित व्यक्ति में संप्रभु को माना है उन्होंने। वेंथम के अनुयायी थे और इंग्लैंड के प्रथम न्यायविद कौन थे? ऑस्टिन। ऑस्टिन की एक पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है ऑस्टिन की? लेक्चर्स ऑन द ज्यूरिस्प्रूडेंस। लेक्चर ऑन द ज्यूरिस्प्रूडेंस में ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता संबंधी विचार दिए हैं। ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता संबंधी विचार दिए हैं। ऑस्टिन ने संप्रभुता संबंधी विचार को पूर्ण वैज्ञानिक बनाया और इनको चरम सीमा तक पहुंचाया, चरम सीमा तक पहुंचाया। संप्रभुता से संबंधित ऑस्टिन का कथन है, क्या कहा कि कानून संप्रभु का आदेश है। कौन कहते हैं? ऑस्टिन हमारे कहते हैं कि कानून संप्रभु का आदेश है। वैसे तो एकलवादी समस्त विचारक ये मानते हैं कि कानून संप्रभु का आदेश है, लेकिन ये जो विचार है, ये विचार साथियों हमारा ऑस्टिन के नाम के साथ जुड़ गया, क्योंकि संप्रभुता संबंधी विचार को, यानी कि संप्रभुता के विचार को, एकलवादी संप्रभुता के विचार को ऑस्टिन ने अपनी चरम सीमा तक पहुंचाया, पूर्ण वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। इसलिए ये संप्रभुता का विचार किसके नाम से जुड़ गया? तो ऑस्टिन के नाम से जुड़ गया। यानी कि क्या माना? ऑस्टिन का कथन है कि कानून संप्रभु का आदेश है। यह कथन किससे संबंधित है? तो ऑस्टिन से संबंधित है। ऑस्टिन का एक कथन है संप्रभुता संबंधित ही कि संप्रभु वह है जिसकी आज्ञा का पालन सभी स्वभाव तय करते हैं। संप्रभु वह होता है जिसकी आज्ञा का पालन सभी स्वभाव तय करते हैं, लेकिन वह किसी की आज्ञा का पालन का आदी नहीं होता। कौन कहते हैं? ऑस्टिन कहते हैं। ऑस्टिन ने परिभाषा करते हुए कहा, ऑस्टिन ने संप्रभुता संबंधी परिभाषा करते हुए क्या कहा कि एक निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति जो अपने ही समान, एक निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति जो अपने ही समान एक निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति की आज्ञा का पालन नहीं करता, लेकिन उसकी सभी उस निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति की आज्ञा का पालन सभी करते हैं। वह किसी की आज्ञा का पालन नहीं करता, लेकिन उसकी आज्ञा का पालन सभी करते हैं। दोबारा समझिए, ऑस्टिन कहते हैं कि एक निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति जो अपने ही समान, एक निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति अपने ही समान निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति की आज्ञा का पालन नहीं करता, यानी कि अपने जैसे व्यक्ति की आज्ञा का पालन नहीं करता, लेकिन उसकी आज्ञा का पालन सभी करते हैं, लेकिन उसकी आज्ञा का पालन सभी करते हैं। वह निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति क्या होता है? संप्रभु होता है। ठीक है, ये कहा ऑस्टिन ने। ऑस्टिन की इस परिभाषा में कई चीज़ें निकल करके आती हैं, निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। जैसे कानून जो होता है, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश होता है। कानून क्या होता है? उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश होता है। कानून संप्रभु एक निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति से निहित होता है। कानून क्या होता है? कानूनी संप्रभु एक निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति में निहित होता है। ठीक है, कानूनी संप्रभुता की आज्ञा पालन करना, यानी कानूनी संप्रभु की आज्ञा का पालन सभी स्वभाव तय करते हैं। ये इसी बात से निकल करके आता है, इसी कथन से, कि कानूनी संप्रभु जो होता है उसकी आज्ञा का पालन सभी स्वभाव तय करते हैं। और कौन सी बात निकल करके आती है कि एक निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति जो संप्रभु है, अपने समान किसी
दूसरे निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति की आज्ञा का पालन नहीं करता। यह भी इसी बात से निकल करके आता है ना। आगे चल करके मैंने आपको बताया कि जो हमारे ऑस्टिन थे, ऑस्टिन ने अपने संप्रभु को परम शक्तिशाली एवं पूर्ण निरंकुश बनाया, परम शक्तिशाली बना दिया। आगे चलकर ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी विचार की भी आलोचनाएं हुई साथियों। आगे चलकर ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी विचार की भी आलोचनाएं हुई। आलोचकों में पहला किसका नाम आता है? जैसे हेनरी मैन है, हेनरी मैन कहते, आलोचना करते हुए कहा हेनरी मैन ने कि ऐसा संप्रभु इतिहास में नहीं खोजा जा सकता, ऐसा संप्रभु इतिहास में नहीं खोजा जाया जा सकता जैसा संप्रभु कौन चाहता है? ऑस्टिन चाहता है। ऑस्टिन संप्रभु को परम शक्तिशाली बनाना चाहता है, पूर्ण निरंकुश बनाना चाहता है, किससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, संप्रभु सबसे ऊपर होगा। कौन बनाना चाहता है? तो ऑस्टिन बनाना चाहता है। तो इसीलिए हेनरी मैन ने कहा कि ऐसा संप्रभु इतिहास में नहीं खोजा जाया जा सकता। एक है हरनसा कहते हैं कि ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी विचार में हवलदारी की गंध आती है। हवलदारी समझ रहे? डंडा लेकर खड़े हैं व्यक्ति, है ना, डंडा लेकर खड़े हैं राजा साहब, जब प्रजा गड़बड़ करेगी जैसे सुताई कर देंगे, है ना। तो कौन कहते हैं? हरनसा कहते हैं। हरनसा ने कहा कि ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी विचार में हवलदारी की गंध आती है, हरनसा ने कहा। वही है लॉर्ड व्राइस कहते हैं कि ऑस्टिन का संप्रभुता संबंधी विचार आधुनिक काल से कोसों दूर है। लॉर्ड व्राइस क्या कहते हैं कि ऑस्टिन का संप्रभुता संबंधी विचार आधुनिक काल से कोसों दूर है, बहुत दूर है भाई साहब आधुनिक काल से। कौन कहते हैं? लॉर्ड व्राइस। आगे चलकर 20वीं शताब्दी में एकलवादी संप्रभुता या कानूनी संप्रभुता की आलोचना या फिर प्रतिक्रिया स्वरूप बहुलवादी संप्रभुता अस्तित्व में आई और बहुलवादियों ने एकलवादी संप्रभुता की आलोचना करते हुए कहा कि संप्रभु ने कानून का निर्माण नहीं किया, बल्कि कानून ने संप्रभु का निर्माण किया है। किसने कहा? बहुलवादियों ने एकलवादी संप्रभुतावादियों की क्या कहा? आलोचना करते हुए कहा कि कानून ने, यानी कि संप्रभु ने कानून का निर्माण नहीं किया, बल्कि कानून ने संप्रभु का निर्माण किया है। कौन कहते हैं? तो बहुलवादियों ने यह कहा। जरा इतना लिखने का प्रयास कीजिए साथियों, है ना। लिखिए। इस प्रकार हॉब्स ने भी संप्रभु को सीमित करने का प्रयास किया है। इस प्रकार उसी लाइन के नीचे लिखें, इस प्रकार हॉब्स ने भी अपने संप्रभु को सीमित करने का प्रयास किया है, सीमित करने का प्रयास किया है। वेंथम ने संप्रभुता को मानवीय कानून के रूप में देखा। देखिए वेंथम ने, एक थे हमारे वेंथम ने संप्रभु को मानवीय कानून के रूप में देखा और एक निश्चित व्यक्ति में संप्रभु को माना और एक निश्चित व्यक्ति में संप्रभु को माना। किसने? वेंथम ने। वेंथम के अनुयायी एवं इंग्लैंड के प्रथम न्यायविद
लिखिए, वेंथम के अनुयायी एवं इंग्लैंड के प्रथम न्यायविद ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक लेक्चर ऑन द jurisprudence लेक्चर ऑन द ज्यूरिस्प्रूडेंस में अपने संप्रभुता संबंधी विचार दिए हैं। तो अपने संप्रभुता संबंधी विचार ऑस्टिन ने किस पुस्तक में दिए हैं? लेक्चर ऑन द ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक में दिए हैं। ऑस्टिन ने संप्रभुता संबंधी विचार को पूर्ण वैज्ञानिक बनाया। ऑस्टिन ने संप्रभुता संबंधी विचार को पूर्ण वैज्ञानिक बनाया और संप्रभुता को चरम सीमा तक पहुंचाया। ठीक है भाई, इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। कानून संप्रभु का आदेश है, यह किससे संबंधित है? तो यह ऑस्टिन से संबंधित है। लिखिए, कानून संप्रभु का आदेश है। कानून संप्रभु का आदेश है। यह कथन किससे संबंधित है? तो ऑस्टिन से संबंधित है। यह कथन किससे संबंधित है? ऑस्टिन से संबंधित है। ऑस्टिन का एक और कथन है, तो ऑस्टिन का कथन है। ऑस्टिन का एक और कथन क्या है? ऑस्टिन का कथन है कि संप्रभु वह होता है जिसकी आज्ञा का पालन सभी स्वभावतः करते हैं, लेकिन वह किसी की आज्ञा का पालन का आदि नहीं होता। तो ऑस्टिन का एक और कथन क्या है कि संप्रभु वह होता है जिसकी आज्ञा का पालन सभी स्वभाव तय करते हैं, लेकिन वह किसी की आज्ञा का पालन का आदि नहीं होता। ये किसने कहा?
तो ऑस्टिन ने कहा। ऑस्टिन ने संप्रभुता संबंधी परिभाषा देते हुए कहा, देखिए ऑस्टिन ने संप्रभुता संबंधी परिभाषा देते हुए कहा कि, तो संप्रभुता की परिभाषा ऑस्टिन ने देते हुए क्या कहा, इन्होंने कहा कि एक निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति, एक निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति अपने ही समान एक निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति की आज्ञा का पालन नहीं करता, आज्ञा का पालन नहीं करता एवं उसकी आज्ञा का पालन सभी स्वभावतः करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन सभी स्वभावतः करते हैं, वही निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति संप्रभु कहलाता है। किसने कहा? तो ऑस्टिन ने कहा। ऑस्टिन की इस परिभाषा में निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। ऑस्टिन की इस परिभाषा में निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। ऑस्टिन की इस परिभाषा में निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। तो ऑस्टिन की इस परिभाषा में निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। जैसे कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। जैसे यहां से लिखेंगे हम, जैसे कौन कौन सी बातें इससे स्पष्ट होती हैं। जैसे भैया नंबर 1, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून क्या है? कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। दूसरा, कानूनी संप्रभुता या कानूनी संप्रभु एक निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति में निहित होता है। लिखिए, कानूनी संप्रभु एक निश्चित एवं
श्रेष्ठ व्यक्ति में एक निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति में क्या होता है, निहित होता है। कानूनी संप्रभु की आज्ञा का पालन सभी स्वभाव तय करते हैं। कौन सी बात स्पष्ट होती है? और कि कानूनी संप्रभु की आज्ञा का पालन सभी स्वभावतः करते हैं। तो कानूनी संप्रभु की आज्ञा का पालन सभी स्वभावतः करते ही हैं। वह निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति जो संप्रभु है, संप्रभु अपने समान किसी की आज्ञा का पालन नहीं करता। लिखिए, वह निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति यानी कि संप्रभु अपने समान निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति की आज्ञा का पालन नहीं करता है। ये ऑस्टिन की इस परिभाषा से, जो ऑस्टिन ने परिभाषा दी कि एक निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति अपने ही समान एक निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति की आज्ञा का पालन नहीं करता, लेकिन उसकी आज्ञा का पालन सभी स्वभाव तय करते हैं, वही निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति क्या होता है, संप्रभु होता है। इस परिभाषा से ऑस्टिन की निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। कौन कौन सी? पहली, कानून क्या होता है? कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश होता है। कानूनी संप्रभु एक निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति में निहित होती है। यानी कानूनी संप्रभुता क्या होती है? एक निश्चित व्यक्ति, एक निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति में निहित होती है। कानूनी संप्रभु की आज्ञा का पालन सभी स्वभाव तय करते हैं। ठीक है भैया। वह निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति जो संप्रभु अपने समान निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति की आज्ञा का पालन नहीं करता। इस परिभाषा से हमारी ये बात स्पष्ट होती है। अर्थात कहा जाए तो साथियों, इस प्रकार ऑस्टिन ने अपने संप्रभु को परम शक्तिशाली बना दिया। इस प्रकार, आगे लिखिए, इसके आगे, इस प्रकार ऑस्टिन ने अपने संप्रभु को परम शक्तिशाली बना दिया। ऑस्टिन ने अपने संप्रभु कैसा बना दिया? परम शक्तिशाली बना दिया। आगे चलकर ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी विचार की आलोचनाएं भी हुई भाई साहब। आगे चल करके जरा इसे रफ करें हम, उसके बाद देखते हैं। आज क्लास हमारी लंबी हो गई है, हमें पता है साथियों, बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप लोग बने रहें क्योंकि एकदम आनंद आने वाला है क्लास में। टॉपिक ही समाप्त कर देंगे। एकलवादी जो संप्रभुता है वो इस क्लास में समाप्त हो जाएगी। कल को हम लोग बहुलवादी संप्रभुता देखेंगे। ठीक है। बहुलवादी संप्रभुता के जनक कौन है? तो गिरियक और मैटलैंड का नाम आता है। गिरियक कहाँ के थे? तो जर्मन के थे, बल्कि मैटलैंड कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के रहने वाले थे। लिखिए आगे चलकर ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी विचार की आलोचनाएं भी हुई। आगे चलकर ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी विचार की आलोचनाएं हुई।
आलोचनाएं हुई। आलोचकों में पहला किसका नाम आता है? जैसे हेनरी मैन है, हेनरी मैन कौन है हमारे? हेनरी मैन है, हेनरी मैन। हेनरी मैन का क्या कहना है? हेनरी मैन कहते हैं कि ऐसा संप्रभु इतिहास में नहीं खोजा जा सकता, ऐसा संप्रभु जैसा ऑस्टिन चाहते हैं, ऐसा संप्रभु इतिहास में नहीं खोजा जा सकता। कौन कहते हैं? तो हेनरी मैन कहते हैं। अगले आते हैं हमारे हरनसा। हरनसा कहते हैं कि ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी विचार में हवलदारी की गंध आती है। ऑस्टिन, ऑस्टिन का कथन है, सॉरी, हरनसा, हरनसा का कथन है। तो हरनसा क्या कहते हैं? हरनसा कहते हैं ऑस्टिन की संप्रभुता संबंधी विचार में हवलदारी की गंध आती है। किसकी गंध आती है? तो हवलदारी की गंध आती है। कौन कहते हैं? हरनसा कहते हैं। एक हमारे लॉर्ड व्राइस, लॉर्ड व्राइस कहते हैं ऑस्टिन का संप्रभुता संबंधी विचार आधुनिक काल से कोसों दूर है। लिखिए, लॉर्ड व्राइस के अनुसार, लॉर्ड व्राइस के अनुसार, लॉर्ड व्राइस के अनुसार लिखिए, ऑस्टिन का ऑस्टिन का संप्रभुता संबंधी विचार, ऑस्टिन का संप्रभुता संबंधी विचार का विचार आधुनिक काल से कोसों दूर है। कौन कहते हैं? और हमारे हरनसा कहते, सॉरी, लॉर्ड व्राइस कहते हैं कि ऑस्टिन का संप्रभुता संबंधी विचार आधुनिक काल से कोसों दूर है। कौन कहते हैं? लॉर्ड व्राइस के अनुसार। आगे चलकर 20वीं शताब्दी में एकलवादी संप्रभुता या कानूनी संप्रभुता की आलोचना या प्रतिक्रिया स्वरूप बहुलवादी संप्रभुता अस्तित्व में आई। लिखिए आगे, 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में एकलवादी या कानूनी संप्रभुता संबंधी विचार की प्रतिक्रिया स्वरूप बहुलवादी संप्रभुता अस्तित्व में आई, है ना। आगे लिखिए, बहुलवादियों ने एकलवादियों की
आलोचना करते हुए कहा कि, क्या कहा कि संप्रभु ने कानून का निर्माण नहीं किया, बल्कि कानून ने ही संप्रभु को बनाया है, बल्कि कानून ने संप्रभु बनाया। तो 20वीं शताब्दी में एकलवादी संप्रभुता या कानूनी संप्रभुता के प्रतिक्रिया स्वरूप या फिर इसके विरोध स्वरूप बहुलवादी संप्रभुता अस्तित्व में आई। जब बहुलवादी संप्रभुता अस्तित्व में आई तब बहुलवादी जो समर्थक हैं, बहुलवादी संप्रभुता के जो समर्थक थे, इन लोगों ने एकलवादी संप्रभुता संबंधी जो समर्थक थे इनकी आलोचना करते हुए क्या कहा, इन्होंने कहा कि संप्रभुता ने कानून का निर्माण नहीं किया, संप्रभुता ने कानून का निर्माण नहीं किया या फिर संप्रभु ने कानून का निर्माण नहीं किया, बल्कि कानून ने ही संप्रभु का निर्माण किया है। ये कौन कहते हैं? तो ये बहुलवादियों का कहना है। ये किसका कहना है? तो बहुलवादियों का कहना है। ये था साथियों हमारा किसका, ये विचार थे हमारे एकलवादी संप्रभुता से संबंधित विचार थे, है ना। इसमें मैंने आपको बताया है कि भैया एकलवादी संप्रभुता संबंधित बोंदा के क्या विचार थे, हॉब्स से संबंधित क्या विचार थे, हमारे ऑस्टिन के क्या विचार थे। इसी के साथ हमारा एकलवादी संप्रभुता या कानूनी संप्रभुता, अमर्यादित संप्रभुता, अद्वैत संप्रभुता या फिर निरंकुश संप्रभुता, निरंकुश राजतंत्र, ये सभी इसका जो विचार था इसका दूसरा नाम है एकलवादी संप्रभुता का। ये विचार हमारा कंप्लीट होता है और नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे बहुलवादी संप्रभुता की। बहुलवादी संप्रभुता के जनक के रूप में किसका नाम आता है? तो गिरियक एवं मैटलैंड का नाम आता है। किसका नाम आता है? गिरियक एवं मैटलैंड का नाम आता है साथियों, है ना। गिरियक एवं मैटलैंड का नाम आता है। इसके समर्थकों की यदि बात करी जाए तो इसके समर्थकों में जैसे लॉस्की हैं, मैकाइवर हैं, फिंगिस हैं, GDH कोल हैं, है ना, डिग्वी हैं, क्रेव हैं, लिंडसे हैं, ये सभी इसके समर्थक माने जाते हैं। बहुलवादी संप्रभुता को अमेरिका में विलियम जेम्स ने दार्शनिक आधार प्रदान किया था, है ना। ये हम लोग देखेंगे कल बहुलवादी संप्रभुता में, ठीक है। तो जब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए FM गोल्ड परिवार के साथ। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।